हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। ये जो हमारा पेपर 4A का है और पार्ट 6 यूनिट 2 से रिलेटेड। इससे पहले पार्ट 5 में मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है। क्वेश्चंस में मैंने 84 तक करवाए हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर का नेम है और पेपर 4A। तो ये क्लास हमारी पार्ट 6 है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पिछली वीडियो का लिंक डाल लूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 कहता है कि श्रवण को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ए हेयरिंग, बी लिसनिंग, सी कर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिसनिंग। श्रवण को हम इंग्लिश में लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है कि लिसनिंग का क्या अर्थ है। ए ध्वनि सुनना, बी श्रु, सी सुनी गई बात का अर्थ समझना या डी ये सभी। तो लिसनिंग का जो मीनिंग क्या होती है, सुनी गई बात का अर्थ समझना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 जो कहता है कि सामान्य श्रवण क्या होता है। सामान्य श्रवण क्या होता है। ए सामान्य रूप से सुनना, बी भाषा की ध्वनि को सुनना, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य श्रवण का जो मीनिंग या अर्थ होता है, ए जो ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य रूप से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि चयनात्मक श्रवण क्या होता है। ए सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों की बिंदुओं को सुनना, बी सीखी गई ध्वनियों को बोलना, सी श्रवण कौशल के प्रति रुचि पैदा करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों की बिंदुओं को सुनना। जो हम भाषा सीख रहे हैं उसकी जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है कि पर्याप्त श्रवण का क्या अर्थ होता है। ए बहुत कम बातें सुनना, बी बहुत बातों को लगातार सुनना, बहुत सी बातों को जैसे, सी संदर्भ वाक्य का श्रवण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत सी बातों को लगातार सुनना। जैसे हम कोई भी बात को लगातार सुने जा रहे हैं, उसमें से ये नहीं कि हमें यही इतनी ही बात सुने, हम सारी बात को बस सुने ही जा रहे हैं। तो ये वाला जो श्रवण होता है वो पर्याप्त श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो कहता है कि श्रवण कौशल में निम्न में से कौन से कौशल का विकास होता है। ए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का कौशल मिलता है बच्चों को, बी सुनने का कौशल, सी सुनी हुई बातों के अर्थ ग्रहण करने का, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने मेंशन नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। बी सुनने का कौशल प्राप्त होता है और सुनी गई बातों के अर्थ समझने का कौशल हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो कहता है कि निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन कहा जा सकता है। ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी माइक्रोफोन या डी ये सभी। तो ये सबको पता होगा, बहुत ईजी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे ही जो हैं हमारे श्रव्य साधन कहे जा सकते हैं। कुछ और भी हैं जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, थर्ड टेलीविज़न, सूचना एवं संप्रेषण की तकनीक, लैब, सिनेमा, माइक्रोफोन और कंप्यूटर, ये सारे ही हमारे श्रव्य साधन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मार्क कहता है 101 जो कि एक अच्छी श्रवण सामग्री में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ए रुचिकर होना चाहिए वो, बी प्रयोग करने में आसान हो, सी आसान से कठिन की ओर हमें पढ़ाए या हम समझे उस चीज़ को, पहले आसान चीज़ उसमें हो फिर कठिन
की बात की जाए उसमें, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि अगर श्रवण हम कोई बच्चे को कोई क्लिप दिखा रहे हैं या टीवी या कुछ भी दिखा रहे हैं, तो वो रुचिकर होनी चाहिए सबसे पहले तो, और प्रयोग करने में भी आसान होनी चाहिए, और उसमें पहले आसान चीज़ों उनको बताया जाना चाहिए, फिर उसके बाद कठिन चीज़ें बताई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दो और हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से उचित हो, उनके एज के अनुसार हो, यानी कि छोटे बच्चे उनको हम बड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं जो उनके टॉपिक से बिल्कुल बाहर है, उनके मतलब उनको समझना है जिस चीज़ को वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, उनके लेवल से अब चीज़ें ना दिखाएं। तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से उनके एज के अनुसार होनी चाहिए, जो उनके यूज़फुल हो, और किफ़ायती भी होनी चाहिए, जो सस्ती हो, आसानी से उनको देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उससे पहले रीड पेज नंबर 129 से लेकर 132 तक हमें रीड कर लेना है। आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसमें रीडिंग से रिलेटेड है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है श्रवण कौशल को विकसित करने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, कैसे हम बच्चों में श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। ए, तेज़ आवाज़ से पढ़ना, प्रश्न पूछना बच्चों से, कहानी कथन, श्रुतलेख, ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके, रेडियो का, चलचित्र, वीडियो और कंप्यूटर से, इन सारे ही विधियों से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एक बालक में श्रवण कौशल के दोष पाए जाते हैं तो उनको किस प्रकार की विधियों का या किस प्रकार की मतलब विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हम श्रवण कौशल को अच्छा बना सकते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने ही पूरी ही विधियां मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 102 जो कहता है कि ऑडियो विधि की शुरुआत किस विधि से हुई थी। ए, प्रश्न विधि, बी, अर्मी विधि, सी, प्रयोग विधि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्मी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 जो कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑडियो विधि कौन सी विशेषता है, निम्न में से कौन सा जो है ऑडियो विधि का विशेषता कही गई है। ए, इनमें डायलॉग का प्रयोग किया जाता है, बी, भाषा के उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है, सी, इसमें मातृभाषा का कोई प्रयोग नहीं होता, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें और डायलॉग्स के प्रयोग होते हैं, उच्चारण पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है और मातृभाषा का कोई समावेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 जो कहता है कि मौखिक भाषा किन किन कौशलों का विकास करती है। ए, अभिव्यक्ति को अनुकरण और अभ्यास के अवसर देती है, जो व्यक्ति है उसको अनुकरण और अभ्यास के अवसर मिलते हैं इसमें। विचारों का आदान प्रदान जल्दी होता है, रोज़मर्रा के कार्यों में प्रयोग होता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये तीनों ही जो है, इन तीनों ही कौशलों का मौखिक भाषा में जो है विकास होता है। ये मौखिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो है कि मौखिक अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह की मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। स्वाभाविकता मतलब हमारा स्वभाव, मतलब हम जिस तरह से किस तरह से बोल रहे हैं वो वाली स्वाभाविकता होनी चाहिए उसमें। स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, आसान होना चाहिए कि लोग सुने तो उसको बोधगम्य, उसके अर्थ को समझ लें, यानी बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो। और सर्वमान्य होनी चाहिए, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, जो कि यूज़ होती है उनकी डेली लाइफ में। शिष्टता होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए, लय मतलब स्टेप वाइज होनी चाहिए, मतलब रुकावट टाइप नहीं होनी चाहिए, टक के नहीं बोलना है एकदम, मतलब ऐसे स्टेप टू स्टेप होनी चाहिए। अवसर अनुकूल होनी चाहिए और श्रोताओं के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, जो श्रोता सुन रहे हैं उनके अनुकूल भाषा का उसमें प्रयोग होना चाहिए। तो ये थे हमारे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 105 जो कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से छात्रों में किन गुणों का विकास किया जा सकता है। ए, उच्चारण में शुद्धता, बी,
उचित स्वर गति, धारा प्रवाह और क्रमबद्धता, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही चीज़ों का विकास किया जा सकता है, इन गुणों का विकास किया जा सकता है मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 जो कहता है कि एक विद्यालय में बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति को किन किन गतिविधियों से प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए कहानी कथन के द्वारा, बी अभिनय के द्वारा, सी भाषण के द्वारा, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सारी ही चीज़ों से हम मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं बच्चों में। कहानी कहेगा क्लास में, अभिनय, भाषण देना, ये सारे ही मौखिक अभिव्यक्ति की गतिविधियाँ मानी गई हैं। और भी हैं, औपचारिक बातचीत, फॉर्मल टॉक्स करवा सकते हैं क्लास में, चित्र वर्णन करवा सकते हैं। चित्र है, बच्चे उसको देख के उसको वर्णन करें कि स्टोरी में क्या हो रहा है या क्या चित्र में दिखाया जा रहा है। ये बाल सभा करवाई जा सकती है, घटना के बारे में बताना किसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ ऐसे बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाना जो बच्चे उनको सुने और उनकी भाषा को समझें और उसको प्रयोग करें। तो ये हमारे मौखिक अभिव्यक्ति की गतिविधियाँ मानी गई हैं जिसके द्वारा हम बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पेपर 4A के कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको PDF प्रोवाइड हो सके। एंड कल के लिए सॉरी मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।